सर, राजस्थान विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पीपुल्स ग्रीन पार्टी भी इस चुनाव में पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा पीपुल्स ग्रीन पार्टी का क्या विजन है और क्यों आपको सक्रिय राजनीति में इस तरह आना पड़ा? नमस्कार। देखिए, आपका सवाल है कि क्या विज़न लेकर के हम लोग इसके अंदर आए हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं, तो पूरी दुनिया में आप ये देखेंगे कि ज़िंदगी का जो स्तर है, अगर मैं यूरोप की बात करूँ, वेस्ट वर्ल्ड की बात करूँ, या अब तो मैं अगर पूर्वी दुनिया की बात भी करूँ, जैसे कि कोरिया, ताइवान, मलेशिया, जापान, चाइना, तो आप पाएंगे कि ज़िंदगी का जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो दो तरह का है। एक दक्षिणी एशिया और एक बाकी दुनिया। ओके। बाकी दुनिया के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI बहुत ही बेहतरीन है। हम्म, और प्रति व्यक्ति आय की बात करें, जेंडर इक्वेलिटी की बात करें, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, ड्रेनेज सिस्टम, रोड नेटवर्क, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ बहुत बड़ा वेरिएशन हो। आप अगर यूरोप में जाएंगे, आप चाइना में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आमतौर पर सभी का जीवन एक मिनिमम लेवल पर है। भारत में आप देखेंगे कि सुविधाएं कुछ ही लोगों के पास है, फैसिलिटीज कुछ ही लोगों के पास है, समृद्धि और खुशहाली कुछ ही लोगों के पास है। ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग डिप्राइव्ड हैं, बदहाल है, बिना सुविधाओं की ज़िंदगी जी रहे, और अक्षम मान करके लड़ना भी नहीं चाहते। क्या सामान्य जो मानवीय ज़रूरतें होती है वो भी पूरी नहीं हो रही हैं? आप स्वयं एक भारतीय हैं, आप जानते हैं इस तरह से कि पहली बात तो 75% क्षेत्र तो ग्रामीण इलाका है, जहाँ पे अभी ज़रूरी जो आवश्यकताएं हैं, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, मतलब शुद्ध पानी भी गांव में नहीं है। आप जानते हैं कि शहरों में RO लग गया है, गांव में शुद्ध पानी नहीं है। गांव में किचन की जो हालत है वो एक मिट्टी के चूल्हे के आसपास ही घूम रही है। हाँ, कुछ जगहों पे सिलेंडर भी आ गया है, लेकिन जो मिनिमम लेवल होना चाहिए, डाइट अगर आप देखें, खाने की जो डाइट है, कितना प्रोटीन है उस डाइट के अंदर। पौष्टिकता की कमी अब है। कितना प्रोटीन है, प्रोटीन है ही नहीं डाइट के अंदर। तो मिनिमम लेवल पर जो ज़िंदगी मिलनी चाहिए वो निश्चित तौर पर शर्मनाक स्तर पर है, बुरी हालत पर है। तो पहली पहली बात है लोगों की ज़िंदगी को मिनिमम से ऊपर लेके आना, पहला विज़न ये है। फिर है समृद्धशाली राष्ट्र बनाना। और वर्तमान में जो राजनीतिक संगठन है, मुझे कहीं से भी प्रतीत नहीं होता कि उनको इस बात का आभास भी है, वो इस बात को समझ भी रहे हैं या कि जानते भी हैं कि HDI क्या होता है। वो इस बात को समझते ही नहीं है। जो लोग आज MLAs बनते हैं, MPs बनते हैं, मेजोरिटी उनमें से कास्ट बेस्ड आउटकम है, रिलीजन बेस्ड आउटकम है। वो लोग किसी को गाली बक सकते हैं या किसी के खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए उनको टिकट मिलते हैं। या वो एक मिनिमम पैसा बड़ी पार्टियों को 2 करोड़ 5 करोड़ दे सकते हैं, इसलिए उनको टिकट मिलता है। कोई विज़न नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और यही वजह है कि हम लोग 75 साल बाद आज़ादी के ड्रैग कर रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, जबकि दूसरे मुल्क वो भी बुरी हालत में थे। 75 साल पहले चीन की हालत बहुत बुरी थी, बड़ा गरीब मुल्क था, पूरा एशिया गरीब था पूरा का पूरा। आज देखिएगा कि दक्षिणी एशिया के अलावा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये मुल्कों को छोड़ दीजिएगा, अफगानिस्तान, बाकी दुनिया आगे निकल गई है, हम वहीं ठहर गए। तो अगर हम वहीं ठहरे रह जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ इतनी हमें लानत देने वाली है, इतनी हमारी बुराई करने वाली है, हमारी बड़ी शर्मिंदगी होने वाली है। तो पीपल्स ग्रीन पार्टी ने तय किया, पहले आवाज़ उठाएंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत नारकीय है, बुरी हालत में जी रहे हो। उनको जगाएंगे कि जो फंड है वो पैसा तुम तक नहीं पहुंच रहा, और उनको उद्वेलित करके, उनको एक करके, उनको इकट्ठा करके एक नई शासन व्यवस्था कायम करेंगे। आपने पर कैपिटा इनकम की बात करी, तो क्या विकसित देशों में और भारत में के ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो आम आदमी है उसकी रोज रोज की जो इनकम है, क्या उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है या देखिए अब न्यूनतम से भी कम है? देखिए अब आप जो बात कर रहे हैं,
बड़ी चौंकाने वाली बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो विदेश की बात ही नहीं करना चाहता, विदेश तो बहुत दूर है। पहले तो बात करते हैं भारत, क्योंकि चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं तो राजस्थान के बारे में बात करना बहुत बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिए, भारत में अभी 2023 में तेलंगाना में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2.75 लाख है। महाराष्ट्र और केरला में 250 से ऊपर है। तमिलनाडु और कर्नाटका में भी 250 के करीब है। आंध्र प्रदेश दक्षिणी राज्यों में सबसे कम है, 2.25। भारत का जो औसत है वो है 1.75, जिसमें बिहार बंगाल की गरीबी भी इंक्लूड है। और राजस्थान की औसत इनकम भारत की औसत से भी कम है, 1.65। मतलब एक साल में 1,75,000 रुपया 1.65 कमाई 1.65 प्रति व्यक्ति देश की कमाता है। है। नहीं, भारत की 1.75 है, 1,75 जिसमें 16-20 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के, 16 करोड़ लोग बिहार के, कितने करोड़ लोग बंगाल के, जहाँ बहुत गरीबी है, उड़ीसा, वो लोग भी शामिल है। राजस्थान की उससे भी कम है, उससे भी कम 1.65। तो हालात बहुत ही चिंतनीय है। लेकिन राजस्थान का जो बजट है वो तो थोड़ा सा ही कम है गुजरात से, देखिए जो विकसित स्टेट माना क्या जाता है, है। देखिए ये क्या है तो कि आबादी की बात होती है। राजस्थान के पास फिजिकल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान का फिजिकल रिसोर्स ज़्यादा है तो एक नेचुरल तरीके से भी जीडीपी ठीक है, क्योंकि आबादी बहुत है, 8.5 करोड़ लोग हैं। तो हमारी जीडीपी 12-13 लाख करोड़ रुपया है। तो 12-13 लाख करोड़ रुपया अगर जीडीपी होती है तो उसकी वजह से जो टैक्स पैदा होता है, तो पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपया टैक्स पैदा हुआ। और हालांकि सरकार ने अपनी कुनीतियों की वजह से, बुरी वित्तीय प्रबंधन की वजह से इनको 5 लाख करोड़ रुपया लोन भी लेना पड़ा है। तो हमारा बजट 15 लाख करोड़ का है, 10 लाख टैक्स से 5 लाख करोड़ कर्जा लिया। मतलब राजस्थान पे आज राजस्थान की तारीख में 5 लाख करोड़ 5 रुपए का लाख कर्जा 75 है। हज़ार करोड़ रुपया राजस्थान की जनता पे कर्जा है। ये प्रति व्यक्ति जो कर्जा है भारत में सबसे ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति हाईएस्ट कर्जा है। तो इसका तो हर साल फिर ब्याज भरना पड़ता जी, होगा। इसका जो हम टैक्स देते हैं, जो हम मेहनत मजदूरी करते हैं, वो टैक्स का जो पैसे का 25% हिस्सा इस प्रबंधन की वजह से हमें रिटर्न, रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट में देना पड़ रहा है। तो हमारे टैक्स का 25% पैसा तो रीपेमेंट में जा रहा है। अगर हम ये लोन नहीं लेते बिना वजह, ज़िंदगी भी नहीं सुधरी, हम बुरी हालत में ही हैं पहले की तरह, और लोन भी लेना पड़ गया, और लोन लेने की वजह से अब पीढ़ियाँ उसको चुकाएंगी। आज की व्यवस्था में पीपुल्स ग्रीन पार्टी का जो आपका विजन है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से राजस्थान के हालात बदल सकते हैं, क्या करने चाहिए, प्रायोरिटीज जो होती देखिए, हम पीपल्स ग्रीन पार्टी के नाते बोलूँ तो हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ये राजस्थान की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई पार्टी है। 2 बरस पहले हमारी पार्टी में 400 सदस्य थे, आज हमारी पार्टी के पास 40,000 सदस्य हैं। 1 बरस के बाद हम मानते हैं कि हमारे पास 4 लाख सदस्य होंगे, और हम लोग 1.5-2 बरस में भाजपा और कांग्रेस से बड़ी पार्टी होंगे। अब क्या करना चाहते हैं, जैसे सॉल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि पार्टी भी अगर बड़ी बनती है और हम लोग चुनावी राजनीति में आते हैं और जीतते हैं, तो क्या करेंगे और अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि वो भाजपा भी कर सकती है सरकार में आके, कांग्रेस भी कर सकती है। पहले हम चाहते हैं आर्थिक न्याय के ऊपर काम हो, लोगों तक उनका जो टैक्स का पैसा लौट के नहीं आता। प्रति व्यक्ति हमने हिसाब लगाया कि भाई, मैंने बताया आपको कि 10 लाख करोड़ रुपये टैक्स दे रहे हैं हम लोग। राजस्थान के हर एक नागरिक को 1.25 लाख रुपए का 5 साल में कम से कम बेनिफिट मिलना चाहिए। 1.25 लाख रुपए का कैश बेनिफिट, कैश या फैसिलिटी, किसी भी तरह से 1.25 लाख रुपये का। वोटर की बात करूं तो 2 लाख रुपये का फ़ायदा मिलना चाहिए था। एक विधानसभा में बात करूं तो 5,000 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा में खर्च होना चाहिए था 5 वर्षों में। लेकिन अभी 4 महीने पहले इन्होंने कहा कि सिलेंडर में 500 रुपये की राहत देंगे, यानी 2-2 हज़ार रुपये बांटे हैं लोगों को, और 2,000 रुपये बांट के करें हमें दोबारा सरकार में ले आओ। हमारा 1.25 लाख रुपया खा गए, प्रति व्यक्ति 1.25 लाख रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए था, और हमें 2,000 रुपये दे के कह रहे हैं हमें वोट दे दो। अब बात यह है कि हमें जीडीपी को बढ़ाना होगा। सबसे पहले जीडीपी को बढ़ाने के लिए बिजनेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। नौजवानों को जो हमने एक अंधे कुएं में डालने की योजना बनाई है, हम एक झुंझुना दिखाते हैं। पिछले 20 साल से राजस्थान की सरकार नौकरी का एक झुंझुना दिखाती है कि नौकरी कर लो, और नौकरी है ही नहीं उनके पास। 2 करोड़ नागरिक
युवा हैं राजस्थान के 2 करोड़ नौजवान जिनको नौकरी की जरूरत है। जो रोजगार चाहते हैं किसी तरह का, बिजनेस या रोजगार, रोटी के लिए उनको पैसा चाहिए, परिवार पालने के लिए पैसा चाहिए, और सरकार के पास जो मैक्सिमम जो चीज़ें देने को वो है 5 बरस में 2 लाख नौकरियाँ। 99% लोगों के लिए कोई प्लान नहीं है, 99% लोगों के लिए कोई टारगेट नहीं है, भले वो कांग्रेस की सरकार हो, भले वो भाजपा की सरकार। पहले भी नहीं था। हर चुनाव में बात उठती है कि रोजगार के ऊपर आपने क्या किया। ये लोग झूठे डेटा देते हैं, और झूठा डेटा भी क्या देते हैं, कहते हैं 10 लाख लोगों तक को हमने रोजगार दे दिया। तब भी 2 करोड़ में से अगर 10 लाख को दे दिया, 90 यानी कि करीबन आप देखिएगा 95% लोग रोजगार की तलाश में, निराशा में, अंधकार में। गांव में लड़के ऑनलाइन जुआ खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ताशपत्ती में ज़िंदगी बिता रहे हैं, बीड़ी तंबाकू पीते हैं, कर्जा लेते हैं। मतलब एक डार्क एरा चल रहा है गांव में, डार्क एरा है, अंधकार युग है। नशाखोरी चरम की के ऊपर प्रवृत्ति है, है। चरम के ऊपर है नशाखोरी, गांव में चरम के ऊपर है। बहुत सी बुरी चीज़ें हैं जो हर चीज़ को कहा जाना ठीक नहीं है, लेकिन गांव के हालात शहर के भी बुरे हैं, बट गांव में ज़्यादा अंधकार है। गांव में तो सड़क की लाइट भी नहीं है कि ऐसे दिखावे का उजाला हो, अंदर से भी अंधेरा है, दिलों में बाहर भी अंधेरा है, बुरी हालत है। मतलब राजस्थान की जब बात आती है तो अपराध और भ्रष्टाचार के कई उदाहरण सामने आते हैं। पर्यायवाची बन गया है राजस्थान। देखिए, अपराध के बारे में और भ्रष्टाचार के बारे में आप देखिएगा कि महिला अपराध जो है उसमें हम लोग टॉपर आ गए। दूसरे राज्य जो इनकम में टॉपर हैं, कोई राज्य जो है वो नवाचार में टॉपर है, कोई राज्य सफाई में टॉपर है, और हम लोग महिला अपराध में टॉपर हैं, हम लोग भ्रष्टाचार में टॉपर हैं। और मज़े की बात ये है, 5 बरस में लगातार छापे पड़े हैं, रेड पड़ी है, 1000 से ज़्यादा अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक भी आदमी के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। जो एक अनुमति देने की बात थी कि एक कानून बनाया इन लोगों ने, यहाँ पे मैं कहूँगा कि मोदी सरकार भी इन्वॉल्व है। उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिसमें ये रहा कि अगर कि किसी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई की जानी है तो पहले उसका जो अधिकारी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि कार्रवाई कर दें क्या। अच्छा। तो मोदी सरकार ने कानून में ऐसा बदलाव किया अपने आईएएस ऑफिसरों की जान बचाने के लिए। उसका पूरा फ़ायदा गहलोत सरकार ने यहाँ पे उठाया। 1000 लोगों को रंगे हाथों एसीडी ने पकड़ा, एंटी करप्शन ब्यूरो ने। 1000 में से 10 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया गया। 990 लोग बिना किसी कार्रवाई के 6 महीने सस्पेंड रहे। 6 महीना उनको 60% तनख्वाह मिली बिना काम करे हुए। बाद में उनको वापस से चालान पेश नहीं होने की वजह से वापस नियुक्तियाँ मिली है, उनको प्रमोशन मिले, उनको इनाम में बड़ी पोस्टें मिली है। आप यहाँ पर ये कि अब चोरी करते हुए अगर दौसा में एक एसपी पकड़ा जाता है, खुलेआम पकड़ा जाता है चोरी करते हुए, तो उसको जयपुर में पोस्टिंग मिलती है। कोटा में चोरी करते हुए कोई अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसको सचिवालय के अंदर बैठाया जाता है, इनाम दी जाती है। कुल मिलाकर के लोगों का ऐसा मानना है कि करप्शन में जो इन पे कार्रवाई हो रही है, उन पे कार्रवाई इसलिए हो रही है कि वो ऊपर तक हिसाब नहीं दे रहे। जो ऊपर तक हिसाब दे रहे हैं वो लोगों से सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम के अंदर है। जो हिसाब नहीं देते उन पे कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तार किया जाता है, फिर वो हाथ पांव जोड़ लेते हैं, वो हिसाब देने को राजी हो जाते हैं कि सब गलती हो गई, पाई चुका देंगे, जो भी ऊपर देना है ऊपर दे देंगे, फिर चालान पेश नहीं किया जाता। मोदी सरकार का जो कानून है, क्या नाम था उस कानून का, कुछ जो 17 है, ये कुछ वो था एंटी करप्शन प्रिवेंशन लॉ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 17A, एक संविधान इन्होंने एक संशोधन किया पार्लियामेंट के अंदर, मोदी गवर्नमेंट ने। वो वहाँ के जो आईएएस थे उनके आसपास के, उनको बचाने की कोशिश थी कि उसी की आड़ लेकर कुछ भी करो। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट ने किया कुछ भी करो, कार्रवाई नहीं होने देंगे किसी हालत में, क्योंकि मोदी जी ने नारा तो लगाया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई नारा दे दिया है, अभी तो तुम कुछ भी करो, मैं मानूंगा ही नहीं कि चोरी हुई। जब आप स्वीकार करोगे, अब देखिए वसुंधरा राजे सरकार ने 5 साल लगातार भ्रष्टाचार किया, लेकिन केंद्र की सरकार ने मानने से मना कर दिया। मोदी जी की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी, करप्शन हुआ, ये बात मानी नहीं इन्होंने। अब गहलोत सरकार ने सेम काम कर दिया, बस इन्होंने 17A का यूज किया, गिरफ्तार किया, लोगों को पकड़ा, फिर जब सेटिंग हो गई उन लोगों से चालान पेश नहीं किया, वापस बहाल हो गए वो लोग। तो करप्शन और महिला अपराध और दूसरे बाकी अपराध, कितनी हत्याएं हुई हैं, और आपने देखा है कि यहाँ तो आतंकवाद भी चला है। यहाँ पर तो जेलों के अंदर
जो अपराधी हैं उन तक के ऊपर आतंक फैलाया गया है और फर्जी एनकाउंटर्स हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। बड़ा दुखद हालात रहे हैं। पीपल्स ग्रीन पार्टी भाजपा और कांग्रेस या दूसरी जो ट्रेडिशनल पार्टीज हैं उनसे किस तरह अलग है? देखिए, नए युग की पार्टी है, पूरी तरह से नए युग की पार्टी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग एक प्योर डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी। इस पार्टी में कोई हाई कमान नहीं है। ये पार्टी का जो रूट लेवल पर जो कार्यकर्ता है वो डिसीजन मेकर है। हमारे लोगों को टिकट लेने के लिए दिल्ली या कहीं बाहर नहीं जाना होता है कि आप हमें टिकट दो। भाजपा को नागपुर से परमिशन लेनी है और कांग्रेस को दिल्ली से परमिशन लेनी है। पीपल्स ग्रीन पार्टी के गांव में बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, हमारी तो क्या है, गांव की जो कमेटी है ना, उसका नाम ही CWC है, चीफ वर्कर्स कमेटी। जो उनकी कांग्रेस की जो हाई लेवल कमेटी है, हमारी गांव की कमेटी का नाम CWC है। हमने पावर उनको दिए। हमारे हर गांव में एक जनता का मोर्चा का मेंबर है। सारे गांव के सदस्य मिलके उम्मीदवार तय करते हैं। जिसको वो उम्मीदवार तय करते हैं, सेंट्रल ऑफिस को लेटर जारी करना होता है कि इसके नाम से पत्र जारी होगा। तो सबसे पहली बात है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर हम वंशवाद को समाप्त कर देंगे, यहाँ पर हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। और जिस तरह से पश्चिमी देशों में, अमेरिका जैसी जगहों पे प्राइमरीज राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय करते हैं, हमारी पार्टी में हर एक जगह पर हमारा जो जनता का मोर्चा है वो उम्मीदवारों को तय करने वाला है। फिर हम जातिवाद से दूर हैं, धर्मवाद से दूर हैं। किसी तरीके से जाति धर्म को स्वीकार करने को हम तैयार नहीं। हमारे लिए ये गाली है, टैबू है हमारे लिए। फिर विकासवाद पे बिलीव करते हैं। विकासवाद में हमारा मूल मुद्दा है कि सभी को बराबर का अवसर दिया जाए, बराबरी लेकर के आए। हम एक नारा देते हैं समृद्धि और बराबरी का, और गारंटी ले रहे हैं अगर हमको मौका मिलेगा 5 बरस के लिए कभी भी, तो 1735 दिन होते हैं 5 बरस में। हम राजस्थान की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे 5 बरस के अंदर। हमें 25 बरस नहीं चाहिए या 35 बरस नहीं चाहिए। भाजपा प्लान कर रही है कि 2050 तक सरकार में बनी रहे, तब बदलाव कर देगी। पीपल्स ग्रीन पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो पीछे से योजनाएं बनाता है, प्लानिंग बनाता है, उसका ये दावा है कि 1735 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर हम हालात पूर्वी यूरोप जैसे कर सकते हैं या पूर्वी एशिया जैसे कर सकते हैं। GDP को 3 गुना कर देने का हमारा वो है, और लोगों की आय को दुगना कर देने का हमारा इरादा है। तो ये जो पार्टियाँ ये जातियों पे बेस काम कर रही होती है, ये पार्टियाँ धर्म पर बेस काम कर रही होती हैं, ये पार्टियाँ परिवारवाद पे काम कर रही होती है, ये पार्टियाँ करप्शन को अपना एक आइडियल सिचुएशन मानती है। आपने देखा है हमारी सरकार का पूरा तरीका अलग है। देखिए, हमारा ये सोच है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम सरकार को समाप्त कर देंगे। एक मेरा इस बात पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा। सरकार भाजपा या कांग्रेस की होती है तो वो कहते हैं हम सरकार का इकबाल बनाए रखना चाहते हैं। हमारा एजेंडा है कि हम जनता का इकबाल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों का स्वाभिमान, लोगों का आत्मविश्वास और लोगों का आत्मसम्मान वो मजबूत बने, इंसान मजबूत बने। सरकार को मजबूत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नहीं लगता कभी कि हमें पुलिस के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी एक मजबूत सरकार को बनाने के लिए। हमें लोगों के दिल को जीतना होगा, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना होगा कि वो बदलाव के लिए काम करें, और पूरे राजस्थान को साथ लेके चलेंगे और एक ऐसी क्रांति लेकर के आएंगे जो पूरे भारत के लिए ध्वजवाहक क्रांति होगी, फ्लैग बियरर क्रांति होगी, टॉर्च बियरर बनेंगे, पूरे देश के अंदर मैसेज देंगे। हम अपने आप को कन्फाइंड राजस्थान में कर रहे हैं, बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ बदलाव करके दिखाएंगे, पूरे देश को मैसेज देंगे कि जब यहाँ बदलाव आ सकता है, पश्चिम से सूरज उग सकता है, तो पूरे देश में उजाला आ सकता है। इंटरव्यू की शुरुआत में आपने बताया पीपल्स ग्रीन पार्टी एक कॉन्सेप्ट है जो दुनिया के जो विकसित देश हैं और कई यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ से निकला हुआ है। थोड़ा उसके बारे में और बताएंगे? देखिए क्या है कि क्या सोच है इसके पीछे? देखिए ऐसा है कि ग्रीन पार्टी एक शब्द है, और ग्रीन जो शब्द है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वो ग्रीन लोग शब्द को पर्यावरण, हरियाली या इस्लाम से जोड़ के देखते हैं। असल में ग्रीन जो शब्द है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए शब्द है, विकास के लिए शब्द है, पीस के लिए शब्द है। UN जो है, यूनाइटेड नेशंस, पिछले 50 सालों में दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इन लोगों ने एक SDG बनाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 17 बिंदु रखे कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए 17 बिंदु का SDG इम्प्लीमेंट किया जाए।
और ये यूएन ने डिक्लेयर किया है 2016 में। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं कि एसडीजी कब जारी हुआ, 2017 में या 16 में। हमारा सौभाग्य, हमारे थिंक टैंक का सौभाग्य, पीपल्स ग्रीन पार्टी का जो 8 पॉइंट प्रोग्राम है वो हूबहू एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी इंक्लूड है, जहाँ पर जीरो पॉवर्टी इंक्लूड है, हेल्थ टू ऑल इंक्लूड है, एजुकेशन टू ऑल इंक्लूड है। हम लोग इन्वायरमेंट के लिए भी कंसर्न होंगे, हम लोग लाइफ के लिए भी कंसर्न होंगे, हम लोग जीव जंतु के लिए भी कंसर्न होंगे, हम जंगल के लिए भी कंसर्न होंगे। ये एक बहुत बड़ा विज़न है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक ग्रीन इकोनॉमी लेकर के आने वाले हैं। ग्रीन इकोनॉमी एक नया मॉडल है। देखिए अभी क्या आदत पड़ गई है, अभी हम क्या समझ रहे हैं, 2 तरीके की इकोनॉमिक्स है देश में, दुनिया में, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। ग्रीन इकोनॉमी में दोनों चीज़ है, जिसके लिए जो ज़रूरत है वो करेंगे। बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटलिस्टिक पॉलिसी लाएंगे और गरीब को एम्पावर्ड करने के लिए सोशलिस्टिक पॉलिसी लाएंगे। यानी कि यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम मध्यम मार्गी हैं, मैं यही कहूँगा कि हम रेडिकल हैं। जहाँ पर कैपिटलिज्म की ज़रूरत है हम रेडिकल कैपिटलिस्ट होंगे, जहाँ पर सोशलिज्म की ज़रूरत है हम रेडिकल सोशलिस्ट होंगे। हम कोई एक जगह पे नहीं फंस जाएंगे, हम फ्लेक्सी हैं। जिसकी जैसी ज़रूरत है वैसा हम उसके लिए सॉल्यूशन देंगे। गरीब को राहत की ज़रूरत है, गरीब को निश्चित तौर पर सपोर्ट की ज़रूरत है, और अमीर को बेहतर पॉलिसी की ज़रूरत है। तो ये नहीं है कि अगर राहत दे रहे हैं तो पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी भी बनेगी ओपन बिजनेस के लिए। और दुनिया की सबसे बड़ी राहत प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं। पीपल्स ग्रीन पार्टी मिनिमम बेसिक इनकम पर काम करने वाली है। पीपल्स ग्रीन पार्टी 20% लोगों को पर मंथ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करने का प्लान कर रही है। पीपल्स ग्रीन पार्टी छोटे नौजवानों को बिजनेस प्रमोट करने के लिए अरबों रुपए की एक बड़ी योजना लॉन्च करने वाली है। पीपल्स ग्रीन पार्टी 10 लाख नौजवानों के लिए माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाने की योजना लेकर के खड़ी हुई है। बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे विजन, बहुत सारे प्लान, बहुत सारे आइडियाज़ लेकर के हमारा थिंक टैंक तैयार है। जैसे हमें चाबी मिलेगी सत्ता की, आप देखिए 100 दिन के अंदर पीपल्स ग्रीन पार्टी अपना पूरा मॉडल लॉन्च कर देगी, और बचे हुए जो 1625 दिन होंगे उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। चुनाव के पहले ही ये साबित कर देंगे कि हमने 5 बरस में वो सब कुछ कर दिया जो ड्रीम पिछले 75 साल पहले हमारे शहीदों ने देश के लिए देखा था, और जो ड्रीम हमारी नई पीढ़ियों के पास है, एक बेहतर जिंदगी का ड्रीम, खुशहाली का ड्रीम, समृद्धि का ड्रीम, गर्व का ड्रीम, कि लोगों को गर्व हो कि हम इस दुनिया के अंदर हैं। अभी का जो सिस्टम है उसमें दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, एक दूसरे पर रेवड़ी कल्चर का जो आरोप लग रहा है, या उसको थोड़ा सभ्य भाषा में सब्सिडी कहें, तो क्या ये मॉड्यूल्स ठीक है हमारे भारत का जो सिस्टम है फाइनेंशियल या सोशली? देखिए बात ये है कि इसका जो स्टार्ट हुआ है वेस्ट वर्ल्ड से हुआ है। अब वो उसको चुनावी नारे के तौर पर लेते हैं। चुनाव से जस्ट पहले अगर वो कह रहे हैं कि सिलेंडर 500 रुपया में दे रहे हैं 3 महीने के लिए, और जानते हैं कि चुनाव हार जाएंगे तो आगे देना नहीं पड़ेगा, तभी ये रेवड़ी कल्चर है। लेकिन अगर आप लोगों को एम्पावर्ड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, ये नारे तो लगाते हैं, कांग्रेस भी लगाती है नारा कि मोदी जी ने बिजनेसमैन को बड़ी राहत राशि दी है, तो पीपल्स ग्रीन पार्टी चाहती है कि जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको बिजनेस प्रमोट करने के लिए बड़ी राहत राशि दें। अब अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो सिस्टम के अंदर, किसी को खड़ा कर रहे हो, और उससे वो खड़े होते हैं, अगर एम्पावर्ड होते हैं, वो सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, तो ये काम किया जाना चाहिए। सिर्फ अगर ये वाली बात है कि हम आपको ऐसे 5,000 रुपये दे देंगे, ऐसे 2,000 रुपये दे देंगे, ऐसे फ्री का टिकट दे देंगे बस में आने जाने के लिए, या कि 6,000 रुपया किसान निधि में आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर सिर्फ ऐसे ही दे रहे हैं तो ये तो अत्याचार है। ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना निंदा है, क्योंकि वोट आप इकट्ठे करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, समाज को कमज़ोर करने। लेकिन अगर लोगों के एम्पावरमेंट के लिए आप पब्लिक फंड को यूज करते हो, देखिए अभी कोरोना था, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ये लोगों ने लोगों के पास डायरेक्ट पैसा डेबिट किया, 2,000 पाउंड, 2,000 डॉलर उनके अकाउंट्स में दिया, इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए कि भाई पैसा लो, बाज़ार से परचेज़ करो। जब बाज़ार से परचेज़ करोगे तो बाज़ार में डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन बना रहेगा। ऐसी योजनाएं जो बिजनेस को बढ़ाती हो, उसके लिए अगर आप लोगों को एम्पावर्ड करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। वोट के लिए करते हो तो बुरी बात है।
माइक्रो लेवल पे युवाओं को स्किल्ड करके उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने का जो आपका विजन है, उसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ की। देखिए, हम लोगों ने चिन्हित किया करीबन 500 तरह के व्यापारों को, 500 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ है। डेयरी का बिजनेस हो सकता है, मुर्गी पालन, गॉटरी, वर्मी कंपोस्ट, कोई टमाटर की खेती, पपीते की खेती, अमरूद की खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मशरूम कल्चर, पर्ल कल्चर। ऐसे हमने 50 चीज़ों के बारे में सोचा। एपरल मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ें। हम हर एक ग्राम पंचायत के अंदर ऑफर देना चाहते हैं नौजवानों को। हम एक ग्राम पंचायत में 100 लोगों को इंक्यूबेट करेंगे। देखिए, हमारा फार्मूला क्या है, एक ग्राम पंचायत में 100 जनों को इंक्यूबेट करेंगे। हमारे लिए जो डेवलपमेंट यूनिट है वो एक गाँव है। हम गाँव को बेंगलोर समझ के चलेंगे। हर एक गाँव को 11,000 बार रिपीट करेंगे हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के काम को। एक ग्राम पंचायत में अगर 100 लोगों को खड़ा कर देते हैं, राजस्थान में 11 लाख नौजवानों को खड़ा करेंगे। 11 लाख नौजवान अगर काम करेंगे, आप सोचिएगा कि अगर मैंने कमीज बनाने की एक फैक्ट्री खुलवा दी एक नौजवान से, उसके बाद 5 जने भी काम करते हैं उसकी कंपनी के अंदर, तो 11 लाख लोग 55 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। और ये रोजगार का जो सिस्टम है, ये एक हमारा साइफन है, एक सर्कल है हमारा। एक गरीब को भी लाभ मिलेगा, मिडिल क्लास को भी लाभ मिलेगा, नौजवान को भी लाभ मिलेगा। वुमन जेंडर इक्वलिटी रखेंगे इस पूरी अपॉर्चुनिटी में, आधे आधे लोगों को मौका देंगे, पुरुष और महिला को। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं जो आने वाले 200-500 साल के लिए भारत की एक ऐसी अमिट पहचान दुनिया के अंदर बना देगी। और भारत वाकई ईमानदारी से अगले 500 साल तक कम से कम विश्व में एक गौरवशाली जगह पर बैठा रहेगा। किसी भी सोसाइटी और समाज की जो दूरी होती है वो महिलाएं होती है। महिलाओं की जागृति, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या विजन है? देखिए, हर जगह पे हम महिला को साथ लेके चलने की धारणा रखते हैं। जब मैंने आपसे कहा जाति धर्म को बिलीव नहीं करते, तभी जेंडर इक्वलिटी हमारे लिए उसके अलावा एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जब मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो मैं वहाँ पे जातियों की बात नहीं कर रहा था। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में मेरा मतलब था पुरुष और महिला को बराबर का मौका। तो जब मैंने कहा कि 10 लाख लोगों को इंक्यूबेट करेंगे, तो आप मान के चलिएगा कि 5 लाख पुरुष होंगे, 5 लाख महिलाएं होंगी। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वी विल ट्राई कि 50% रजिस्ट्रेशन लड़कियों का हो। जॉब्स की बात करेंगे तो आधी लड़कियां आधे हम लोग 33% का या 30% का एक फर्जी बिल ला करके, और ये कभी भी नहीं सोचते कि इसको 10 साल बाद लागू करेंगे। देखिए, अभी कांग्रेस सरकार ने 13 में लागू किया था ये बिल, या 11 में, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी बीजेपी ने लॉन्च किया है और 2030 तक का रास्ता बना दिया। पीपल्स ग्रीन पार्टी जो दिन पावर में आएगी, हर चीज़ 50-50 का हम एजेंडा लेके आगे बढ़ने वाले हैं। और देखिए, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है भारत का, तो वो है महिला वर्ग। दलित है, वंचित है, तो महिला है। अमीर की पत्नी हो या गरीब की पत्नी हो, वंचित है। तो हमें महिलाओं को एम्पावर किए बिना, जो हम सपना देखते हैं कि जीडीपी को 3 गुना कर देंगे, जो सपना देखते हैं कि हम भारत को ऊपर ले आएंगे, राजस्थान को ध्वजवाहक राज्य बना देंगे, बिना महिलाओं की प्रेजेंस के, बिना महिलाओं की मदद के, बिना महिलाओं के साथ के, हमारे वो सारे सपना देखना बेमानी है। वो हमारे साथ होंगी। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, बजट से संबंधित है। जो बजट एक साल का पूरा बजट बनता है, उसका अलग अलग एलोकेशन होते हैं, तो बजट का जो सदुपयोग होना चाहिए वो किस तरीके से हो, और पीजीपी उस पीपल्स ग्रीन पार्टी एक बजट डिसिप्लिन के बारे में सोचती है। हमारा ऐसा मानना है कि एक सिस्टम होना चाहिए कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग 50-50 होना चाहिए। सरकार को जो रेकरिंग खर्चे करने हैं, जैसे तनख्वाहें बांटनी है, कर्जे चुकाने, कुछ भी करना है, आप 100 में से 50 रुपये से चुका लो। 50 रुपया लोगों के विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए खर्च कीजिए। अब यहाँ हो क्या रहा है कि अभी 90% पैसा रेकरिंग पे खर्च हो रहा है, 90%, और लोगों के लिए केवल 10-12%, 11%, 9% बचता है। आप सोचिए, 100 रुपया टैक्स देते हैं और हमको 10 रुपया हमारे ऊपर खर्च किया जा रहा है। 90 रुपया रेकरिंग सरकार को मैनेज करने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो वी रिक्वायर्ड ए डिसिप्लिन वाइल मेकिंग ए बजट। वैसे इस पर अच्छा होता कॉन्स्टिट्यूशन में कोई
अगर बात आ जाती आज बनाते समय कि भाई आधा आधा करना, सरकारों ने अपने आप को कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए उस पूरे पैसे को सोचा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। जो टैक्स आ गया पूरा का पूरा पैसे में घोटाला हो रहा है, 100 रुपये में से 90 रुपये खा जा रहे हैं। तो पीपल्स यूनियन पार्टी 50-50 का इरादा रखती है। एक ऐसा डिसिप्लिन कामयाब करना चाहते हैं जिसमें 50% पैसे से रेकरिंग खर्चे हो, 50 से डेवलपमेंट हो। एक और जो पुरानी पेंशन की जो बात फिर से शुरू हुई है, राजस्थान से शुरू हुई, तो उसको किस नज़रिए से देखिए, वोट लेने का एक एजेंडा है गहलोत सरकार का, जिसमें गहलोत सरकार जो है वो, ये देखिए गहलोत के अलग अलग रूप हैं। 98 से लेकर 2003 तक गहलोत सरकार एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और वर्कहोलिक गवर्नमेंट थी। खुद मुख्यमंत्री गहलोत 9 बजे सचिवालय पहुंचते थे और कई दफ़ा दरवाजे बंद किए जाते थे। 9:10 के बाद सीएल लगती थी, कर्मचारियों की हड़तालें भी हुई। लेकिन दूसरे वजहों से जो करप्शन वाले मुद्दे थे उनकी वजह से सरकार चली गई। इनको लगा कि एम्प्लॉय की नाराज़गी की वजह से सरकार चली गई, तो अब इन्होंने इस बार क्या तय किया कि एम्प्लॉइयों पर मैं पूरा पैसा लुटा दूंगा, मुझे दोबारा गवर्नमेंट चाहिए। 15 लाख करोड़ रुपए के बजट पे कब्जा करने की कहानी है। 15 लाख करोड़ रुपए में से अगर 1% भी गड़बड़ किया जाए 15,000 करोड़ रुपया होता है। तो इतने बड़े फंड पर कब्जा बनाए रखने के लिए इनको लग रहा है कि बाकी का बचा हुआ पूरा पैसा भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हम बने रहें, ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके की सोच के साथ ये ओपीएस को लेकर के आए। और मुझे लगता है कि देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि रेकरिंग जो कॉस्ट है ना, हम 50% से ऊपर नहीं ले जाना चाहते, नहीं ले जाना। और 50% में ओपीएस मिल रही है या एनपीएस मिल रही है या कोई राहत मिल रही है या कोई इंसेंटिव मिल रहा है या कि कोई बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 1% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं टोटल आबादी का। राजस्थान में 8.5 करोड़ आबादी है और एम्प्लॉयज़ की संख्या 7.5 लाख है। इट इज़ 95%, 97%। वो लोगों पर 60% पैसा खर्च करना, बची हुई जनता के साथ बेईमानी करना है। तो मैंने जो आपको बोला 50% रेकरिंग हो, उससे मेरे उससे सारे ये खर्चे निकले। आंसर निकल करके आ रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।